चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने डाइपोल मोमेंट्स देखो एक बार। हमने बात की थी कोवेलेंट एंड पोलार कोवेलेंट एंड नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड की, है ना। और उसी में आया था पोलार वाले में कि दो चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जिसको हमने बॉन्ड लेंथ नाम दिया था। और इसी को हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल होता क्या है? दो पोल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज अ डाइपोल। ठीक है। और हमको पता है कि जब एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं? टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वो उसी को हम डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमने उसके लिए एक एरो भी यूज किया था, यूज किए थे टू डिनोट डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन भी लिखे थे कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। लिखे ऐसा कुछ। कूलम मीटर यूनिट क्या आ रहा था उसका? कूलम मीटर, जिसको अपन ने थोड़ा एक और यूनिट लिया था डी बाय। अरे दिख रहा है कि नहीं? आपकी कॉपी में लिखा हुआ है सब चीज, मिला? नहीं लिखे हो? डी बाय, DEBYE। ठीक है। और फिर हमने एक चीज और देखी थी, कुछ का डाइपोल मोमेंट देख रहे थे अपन ने, शायद BeF2 का डाइपोल मोमेंट भी देखा था। देखे अपन कि डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 इज 0। कैसे लिखे थे उसको अपन? एग्जाम्पल करके ना, डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2 इज 0 ऐसा लिखा था हमने। क्यों? क्योंकि BeF2 में जो दो बॉन्ड बन रही है बेरिलियम की फ्लोरीन के साथ, हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी भी बॉन्ड जो है दोनों की डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ ही होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर बट द कंप्लीट कंपाउंड इज अ नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसल आउट हो रहा है, वेक्टर एडिशन है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है। चलिए कुछ और एक आध इसमें और एग्जांपल देखते हैं ना। ये फर्स्ट एग्जांपल था, एक और लिखेंगे सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2। हाँ, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, in case of polyatomic molecule, in case of polyatomic molecule, the dipole moment, इसको ना एग्जाम्पल मत लिखना, एग्जाम्पल काट देना, वो 2 जो लिखे हो ना आप लोग उसको काट देना, ये नोट करके पॉइंट लिख लेना इसमें, इसको नोट करके लिख लो, है ना। हाँ, in case of polyatomic molecules, the dipole moment not only depend upon the individual dipole moments, not only depend upon the individual dipole moments, but also on the spatial arrangement. Spatial spelling SPATIAL, स्पेशल नहीं है ना, स्पेशियल है। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि देखो, जैसे H और F तो सिंगल एक ही बॉन्ड थी, कोई दिक्कत नहीं था, बट BeF2 में उनका स्पेशल अरेंजमेंट के कारण डाइपोल कैंसिल हुआ ना। मान लो अगर ये BeF2 में बॉन्ड ऐसे होती तो कैंसिल थोड़ी ना होता, होता क्या कैंसिल? यहां हो रहा है बिकॉज उनका स्पेशल अरेंजमेंट के कारण वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। तो जब अपन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ बॉन्ड, एक पर्टिकुलर बॉन्ड का डाइपोल नहीं देखते अपन, हम देखते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर का स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, उस पर भी आपका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लीनियर ही रहेगा, है ना। बट यहाँ पे आपने देखा ना कि 3 एटम थे, एक बेरिलियम था और 2 फ्लोरीन थे, 3 एटम थे और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। अगर सिर्फ डाइपोल मोमेंट
बॉन्ड पे डिपेंड करता तो जीरो नहीं होता, बट अगर स्पेशल अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है मतलब स्पेशल अरेंजमेंट के कारण बोथ द डाइपोल कैंसल आउट ईच अदर, दैट इज व्हाई द डाइपोल मोमेंट इज जीरो। अब समझ में आई ये लाइन क्या लिखा आपने कि इन केस ऑफ polyatomic molecule the dipole moment not only depend on the individual dipole moments but also on the spatial arrangement of the atoms, ठीक है, या वेरियस बॉन्ड्स लिख लो, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड्स, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड्स, ठीक है। और उस केस में हम क्या करते हैं, ओवरऑल डाइपोल निकालने के लिए सब डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन, तो एक लाइन और लिखना, इन सच केसेस the dipole moment of a molecule, the dipole moment of a molecule, the dipole moment, moment है ना, dipole moment of a molecule is the vector sum of movement तो बोला ही नहीं मैं अभी तक एक बार भी, dipole moment of a molecule is the vector sum of the dipole moments, the vector sum of the dipole moments of various bonds, of various bonds, of various bonds, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इसमें देखना, अब जैसे वाटर का भी फॉर्मूले में 3 एटम है ना, 2 H और 1 O है, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड था वैसे ही वाटर भी है ना, दोनों में 2-2 बॉन्ड है कि नहीं, ध्यान देना, बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, और वाटर के केस में O और H के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे भी और ऊपर भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, करेक्ट। बट फर्क क्या है इनका स्ट्रक्चर, इनका स्पेशियल अरेंजमेंट, एक आपको दिख रहा है कि लीनियर है और एक आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप की ज्योमेट्री बना रहा है, इसको बोलते हैं बेंट ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं, बेंट स्ट्रक्चर। जैसे आपने एक रॉड ली और उसको दोनों साइड से ऐसा पकड़ खींच दिया ऐसे, समझ रहे हैं, तो उसको स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, बेंट स्ट्रक्चर, आपने एक रॉड को बेंड कर दिया तो इट इज नोन एज बेंट स्ट्रक्चर। अब इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना 3 एटम का और ऊपर वाले का लीनियर बना, उसका रीजन है, ध्यान देना है इधर, बेरिलियम के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बी कब 2,2 होता है ना, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, उसने दोनों के साथ क्या बना ली, बॉन्ड। अब और कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या बेरिलियम के ऊपर, नहीं, देयर आर नो लोन पेयर्स, बट ऑक्सीजन ने एक एक कोवेलेंट बॉन्ड H के साथ बनाई एंड देयर आर 2 मोर लोन पेयर्स जो इन बॉन्ड्स को रिपेल करेंगे ताकि वो दोनों एक दूसरे के क्लोजर आ जाए। Am I clear? यहाँ पे और कोई रिपल्शन हो ही नहीं रहा है, इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया और दोनों अल्टीमेटली इस तरीके के पोजीशन ले लिए। बट अभी क्या हो रहा है कि अगर और ये वाली बॉन्ड इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी तो बीच में 2 लोन पेयर्स भी, तो इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, अल्टीमेटली द स्ट्रक्चर बिकेम बेंट नॉट लीनियर। ऐसा नहीं कि हर में 3 एटम है तो हम हर बार उसका लीनियर स्ट्रक्चर बना देंगे तीनों को एक साथ, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द लोन पेयर्स ऑल्सो। वो अपन पढ़ेंगे, हमारी अगली थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, वहां पे हम ये रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी आपको समझाने के लिए कि यहां भी 3 एटम है, यहां भी 3 एटम है, एक का स्पेशल अरेंजमेंट लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, और दूसरे का स्पेशल अरेंजमेंट बेंट है। तो आप खुद सोचिए, इसका जब हम वेक्टर एडिशन निकालेंगे दोनों डाइपोल का, ये भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा, हाँ या ना, ये भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा, करेक्ट, और इनका वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। Am I clear? समझ में आ रहा है आप लोग को? इनका वेक्टर एडिशन कैसा हुआ था, टुवर्ड्स फ्लोरीन, टुवर्ड्स फ्लोरीन। हमेशा ये जो एरो बनाएंगे अपन, दैट शुड पॉइंट टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेरिलियम और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O और H में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे वो दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, यहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए थे, दैट इज व्हाई इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, बट यहाँ नॉन जीरो है, आप ऐड करोगे दैट विल बी अ नॉन जीरो क्वांटिटी। एम आई क्लियर? तो आपको समझ में आया कि डाइपोल मोमेंट, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का स्पेशल अरेंजमेंट में किस तरह से डिपेंड कर रहा है, वरना दोनों कंपाउंड में 2-2 कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों कंपाउंड में 2-2 कोवेलेंट बॉन्ड है,
एक में वेक्टर एडिशन 0 हो गया और दूसरे में वेक्टर एडिशन ऐड होकर के और ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, रिजल्टेंट विल बी मोर। उसका रीजन है उनका स्पेशल अरेंजमेंट। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए तो आप लोग एग्जांपल लिखो, वाटर का भी एक एग्जांपल लिखेंगे। लिखना, इन H2O मॉलिक्यूल, in H2O molecule, in H2O molecule, comma, which has a bent structure, which has a bent structure, B-E-N-T, bent structure, comma, the two O bond H bonds, एक बॉन्ड बनाना दूसरा बॉन्ड लिखना, O bond H bonds, ऐसा, the two O bond H bonds are oriented at an angle of, are oriented at an angle of, are oriented at an angle of 104.5 degree. 104, ये जो एंगल है बॉन्ड एंगल तो पढ़े अपन, 104.5 डिग्री। मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया भी है ना कि टेट्राहेड्रल में ये एंगल 109.5 डिग्री होता है, अमोनिया में एंगल 107 हो गया था और वाटर में एंगल 104 हो गया था। देखिए अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, वाटर के पास दो लोन पेयर है, रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड पास पास आ जाएगी और पास आई बॉन्ड तो एंगल क्या हो जाएगा, कम। समझ रहे हैं? ओके, तो आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। और ये डायग्राम बना लो तो, चलो यहां बनाया था, यहां पे डायग्राम बनाना, यहां ओ रहेगा आपका, ये सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डाइपोल इज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऐसा क्रॉस एरो बनाना है ना, क्रॉस एरो, और एरो का जो हेड है वो किस तरफ होना चाहिए, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इसका रिजल्टेंट बना रहे हैं अपन, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा HO और ये रहा इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ये भी इस तरफ क्यों, क्योंकि यहां पे लोन पेयर भी है ना, तो लोन पेयर तो पूरे इलेक्ट्रॉन ही है, वो तो और ज्यादा नेगेटिव है, इनको तो तभी पार्शियल नेगेटिव मिला है ना। आप समझ रहे हो, यानी इसको पार्शियल पॉजिटिव मिलता है, इसको पार्शियल पॉजिटिव मिलता है, इसको पार्शियल नेगेटिव, दैट इज व्हाई द एरो हेड्स आर टुवर्ड्स नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन तो प्योर नेगेटिव है, तो ये वाला एरो भी तो रहेगा ना, मतलब ये भी तो डाइपोल मोमेंट है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ रहेगा ऐड हो करके। ठीक है, आपको ऐसा पूछेगा नहीं रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल के बताओ, जैसे फिजिक्स में आप लोग निकालते होगे रिजल्टेंट कुछ लॉज यूज करके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, शायद पढ़े उस टाइप का कुछ लॉज, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, हाँ, तो वह ऐसा करके ऐड करके हमको निकालना नहीं है। ठीक है, हमें बस कुछ रीजंस पते होने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका जीरो नहीं हुआ और BeF2 का जीरो हो गया, क्योंकि वहां पे ओरिएंटेशन 180 डिग्री था, एंगल बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री, और दोनों का डाइपोल इक्वल एंड ऑपोजिट था, दे कैंसल आउट ईच अदर। आप यहां खुद देख रहे हो कि यहां इक्वल तो है बट ऑपोजिट नहीं है ना, तो दे आर एडिंग अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल नीचे लिखना। हाँ, एग्जांपल एक और, इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, एग्जांपल BF3, इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, एग्जांपल BF3, 4 एटम हो गए ना, आया ना, एक बोरॉन और 3 फ्लोरीन, तो इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल BF3, द डाइपोल मोमेंट इज 0, the dipole moment is 0, the dipole moment is 0, although the B bond F bonds, again पहली बॉन्ड बनाना है और दूसरी बॉन्ड लिखना है, the B bond F bonds, ऐसी 3 होंगी ना वहां पे, बोरॉन बीच में है, और कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास आखिरी शेल में, 3, 2,3, 5 is the atomic number, 2,3,
तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हैं, 3 फ्लोरीन आए, उनके पास तो साथ साथ होते हैं ना, अरे फॉलो कर रहे हो, तो तीनों एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ना, और वैसे ही फ्लोरीन है वो तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, जैसे क्लोरीन बनाता है, जैसे आपका आयोडीन बनाता है, सब एक एक बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? तो यहां देखो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि तीनों बॉन्ड सिंगल सिंगल है, तो आपको कितना लग रहा है बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। कितना होगा? इट विल मेक 160 360 ना, एक प्लेन में आप 360 डिग्री तो बनाओगे ना पूरा, तो ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, और ये भी 120 डिग्री है। तब भी जैसे वहां पे तो 120, वहां कितना था 104, तब जीरो नहीं हो रहा था, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं था ना, बट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन लिख रहे हैं, लिखेंगे क्या लिखे, इस although the B bond F bonds are oriented at an angle, are oriented at an angle, are oriented at an angle of 120 degree, comma, the three bond moments, the three bond moments, the three bond moments give a net sum of 0, give a net sum of 0 as the resultant of any two, as the resultant of any two, as the resultant of any two is equal and opposite to the third, is equal and opposite to the third. समझ रहा है यहां पे? ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री अपन डाइपोल को कैसे डायरेक्ट करने वाले हैं? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, करेक्ट? तीनों बाहर ही जाएंगे ना, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, अरे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, तो कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट? अब किसी भी दो का रिजल्टेंट लोगे ना, दैट विल बी ऑपोजिट टू द थर्ड वन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन इन दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं, तो दैट विल बी दिस, और वो इसके ऑपोजिट हो गया, तो कैंसिल आउट ईच अदर। या इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा थर्ड वाले के, या इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो वो उस वाले के ऑपोजिट हो जाएगा। ये हमने लिखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू बॉन्ड मोमेंट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द थर्ड। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग ऐसा लिख लेना, ये इस तरफ और ये वाला इस तरफ, तो कैंसिल आउट करके डाइपोल मोमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ PF3 इज जीरो, तो आपको ये एग्जांपल समझाना पड़ेगा कि तीनों बॉन्ड भले 120 डिग्री पे हैं एक दूसरे के, बट किसी भी दो का रिजल्टेंट तीसरे वाले का इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दे कैंसिल आउट ईच अदर। क्लियर है? ठीक है, एक और जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया उसके इसके बाद लिखते हैं उसको। यहाँ इक्वल टू जीरो लिख लेना ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल में ऐसा लिखना, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन NH3 and NF3, comparison between NH3 and NF3, NH3 and NF3 दोनों में नाइट्रोजन है, बट एक में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ है अमोनिया, और एक में नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ है, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, दोनों कंपैरिजन करते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
देखो आपको पता ना कि नाइट्रोजन तो दोनों में कॉमन है, इधर फ्लोरीन है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऐसे देख करके सबसे पहला इंप्रेशन सबको यही आएगा कि दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट देन दिस, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, उसका रीजन अभी अपन समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, चलिए नीचे लिखना, बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव both the molecules have both the molecules have pyramidal shape। पिरामिड जानते हैं ना, इजिप्ट वाला, नहीं सुने क्या कभी? पिरामिडल शेप, जिसमें ऊपर टॉप में एपेक्स और 3 लाइन मिलकर ट्रायंगल बना रही है ना, दैट इज अ पिरामिडल शेप। यानी कि ऊपर सेंट्रल एटम है और नीचे 3 बॉन्ड कैसे बन रही है, ट्रायंगल शेप में नीचे, समझ रहे? दिस इज नोन एज पिरामिडल शेप। इमेजिन कर पा रहे पिरामिड? आप ये समझे कि पिरामिड का जो टॉप है ना, वहां पे आपका सेंट्रल एटम है, इस केस में नाइट्रोजन, इस केस में भी नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। तो बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव पिरामिडल शेप विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, both have pyramidal shape with a lone pair of electron on nitrogen atom, on nitrogen atom। होगा ना, देखो ये रहा नाइट अमोनिया 1H, ये दूसरा H और ये तीसरा H है ना, ये तीनों H ऐसे नहीं है, समझ रहे हैं क्या? एक प्लेन में नहीं है, दे आर मेकिंग अ पिरामिड, समझ रहे हैं क्या? दे आर मेकिंग अ पिरामिड, ओके, विथ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, करेक्ट? सेम आपका जो स्ट्रक्चर है वो इसका भी बन रहा है। एम आई क्लियर? देखा, दोनों का स्ट्रक्चर पिरामिडल है, दोनों नाइट्रोजन में एक एक क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर कौन होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। ये बॉन्डेड पेयर है विच आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और जो बच जाते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं। जो बच जाते हैं मतलब उनको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, उसमें से 3 उसने यूज कर लिया 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होने के लिए, कितना बचा? 2 बचा, वही तो उसका पेयर है। वैसे अभी वाटर में दो लोन पेयर थे ऑक्सीजन के ऊपर, कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसमें से उसने 2 को यूज कर लिया विथ बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन, बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर, समझ गए ना? ठीक है, सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है वो समझ में आना चाहिए अपन को। अभी तो अपन ने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा था, लुईस स्ट्रक्चर समझ में आता है ना, कि सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने बॉन्डेड पेयर है और कितने लोन पेयर है। इनफैक्ट सब एटम का दिख जाता है, देखो इसके आगे एक ही बॉन्ड पेयर है, इसके पास भी एक ही बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर्स, समझ रहे हो ना? इसी की हेल्प से तो अपन वो निकालना सीखे थे, फॉर्मल चार्ज, याद है? कि फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए अपन क्या करते थे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, याद आ रहा है? ओके, ठीक, ये क्लियर है? जो अभी अपन ने लाइन लिखी कि दोनों का शेप पिरामिडल है विथ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ लोन पेयर, किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर, ओके, फुल स्टॉप। Although fluorine is more electronegative than nitrogen, although fluorine is more electronegative than nitrogen, although fluorine is more electronegative than nitrogen, comma, the resultant dipole moment of ammonia, NH3 लिख लेना, the resultant dipole moment of NH3 is greater than that of NF3, is greater than that of NF3, is greater than that of NF3। समझ गए क्या? लाइन क्या लिखी हमने कि दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, उसके बावजूद भी NH3 का डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट NH3 का NF3 से ज्यादा होता है। अब इसका रीजन समझना क्यों ऐसा होता है। सबका ना वो बनाते हैं एरो, बनाए एरो, एरो हमेशा पॉइंट कहां करता है? टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
चलो पहले इस मॉलिक्यूल का बनाए, अरे बनाए। तो ये ऐसा जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, ये भी जाएगा नाइट्रोजन की तरफ पक्का, ये भी जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, क्लियर है। अब ये जो लोन पेयर है ऊपर, वो भी तो नेगेटिव चीज है ना, आपका एरो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द मोर नेगेटिव एटम, और ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन तो पूरा नेगेटिव है, तो यहां पे भी आपका एक लोन पेयर की तरफ भी क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट रहेगा। ऐसा बना देना लोन पेयर को लाइक दिस, समझे क्या? चारों डाइपोल मोमेंट आपको दिख रहे हैं, एक डाइपोल ये है, दूसरा डाइपोल ये है, तीसरा डाइपोल ये है, चौथा डाइपोल ये है। एम आई क्लियर? अब उसमें देखो ये चौथा डाइपोल कैसे बन गया, ध्यान देना, ये कम नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव, ये भी डाइपोल बन गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बट ऑल आर पार्शियल। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन प्योर नेगेटिव है। चार डाइपोल दिख रहे हैं सबको? अरे हाँ है ना, ऑल आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा इसका, सब ऐड हो जाएंगे। अब इधर ध्यान देना, क्लोरीन वाले में डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, बट एक दिक्कत हो गई यहां पे। क्या दिक्कत हो गई? इलेक्ट्रॉन वाले का क्या होगा, अपवर्ड। जो लोन पेयर है वो तो ऊपर नेगेटिव है ना दादा, नाइट्रोजन पॉजिटिव है, तो हमेशा नेगेटिव की तरफ डाइपोल जाएगा। तो यहाँ पे तीन डाइपोल एक तरफ है, एक चौथा डाइपोल पीछे चला गया, तो इसका रिजल्टेंट इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऐड होंगे बट वो सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे चारों ऐड हो रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत फिजिक्स का वेक्टर का रूल यूज कर रहे हैं अपन, है ना, बट एकदम एग्जैक्टली हम कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जा रहे जैसे आप लोग फिजिक्स में करते हो, हम सिर्फ उसके डायरेक्शन को देख रहे हैं, दैट्स इट। अब समझ में आया आपको? तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑल द फोर डाइपोल्स आर पॉइंटिंग ऑन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे तीन डाइपोल एक डायरेक्शन में, बट चौथा डाइपोल अपोजिट में, तो वो कैंसल आउट होगा, तो उससे ओवरऑल डाइपोल मोमेंट NF3 का NH3 से कम हो गया। एम आई क्लियर? ठीक है, पहले लिख लो फिर ये दोनों डायग्राम बना लेना, है ना। चलिए लिखना, इसका रीजन लिख लेते हैं। हाँ, चौथा डाइपोल ये है ना इलेक्ट्रॉन का, चौथी बॉन्ड नहीं है, बट देखो डाइपोल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो यहां पे आप ये समझो कि ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो ये भी डाइपोल ही हुआ। यहां भी देखो नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन कंपैरिजन टू दिस फ्लोरीन इज पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा उसको। जब इनको पार्शियल नेगेटिव मिल रहा है तो नाइट्रोजन को ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा, और ऊपर है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो अगेन यहां भी डाइपोल हो गया। डाइपोल तो कहीं भी जगह दो अलग अलग चार्ज होंगे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज अ डाइपोल, ठीक है। एंड जहां डाइपोल होगा वहां डाइपोल मोमेंट होगा, और वो हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड, ठीक है। हाँ चलिए इसका रीजन लिखेंगे। दिस इज बिकॉज, कंटिन्यू करेंगे आप लोग जो लिख रहे थे उसको ना, दिस इज बिकॉज in case of NH3, this is because in case of NH3, the orbital dipole इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये किसी ना किसी ऑर्बिटल में होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऑर्बिटल डाइपोल। और इसका नाम पर बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल, क्योंकि वो बॉन्ड के बीच में है। ये ऑर्बिटल डाइपोल, ये बॉन्ड डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल, ऑल द थ्री आर बॉन्ड डाइपोल, दिस इज एन ऑर्बिटल डाइपोल, ठीक है। हाँ क्या लिखे, द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर, समझ के लिखो क्या लिख रहे हैं, द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर, द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर is in the same direction as the resultant dipole moment of the three N bond H bonds, the three N बॉन्ड बनाना है पहला वाला, फिर बॉन्ड्स लिखना है, N बॉन्ड H बॉन्ड्स, तीन है ना NH बॉन्ड्स, वो तीन NH बॉन्ड का डाइपोल का जो रिजल्टेंट है वो उसी तरफ है जहां पे वो ऑर्बिटल डाइपोल है, तो ऑल द फोर डाइपोल मोमेंट
eggs, right? Okay. Whereas in NF3, कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपन, whereas in NF3 क्या लिखेंगे? The orbital dipole is in the opposite direction. The orbital dipole अपवर्ड है और तीनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड है. The orbital dipole is in the opposite direction to the resultant dipole moment of the three n bond f bonds. To the resultant dipole moment of the three n bond f bonds. क्लियर? अरे जैसे ऊपर लिखे ना NH बॉन्ड्स का रिजल्टेंट ऑर्बिटल डाइपोल के ऑपोजिट है, सॉरी सेम डायरेक्शन में, यहां पे ऑपोजिट है. फिर से रिपीट करूं क्या? लिख लिया ना सब? क्या लिखे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो. Whereas in NF3 the orbital dipole is in the opposite direction to the resultant dipole of the three n bond f bonds. ठीक है, full stop. ये दोनों डायग्राम बना लो. जो लिखा है हम दिखा भी रहे हैं इसको कि इस केस में डाइपोल मोमेंट चारों का डायरेक्शन इसमें भी दिखा रहे हैं, इसमें भी चारों का डायरेक्शन दिखा रहे हैं. एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, तो तीन चार क्वेश्चन रीजंस के हिसाब से अपन देखे इस टॉपिक में देखे हैं. एक ये आपका BEF2 का 0 क्यों है, BF3 का 0 क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है. इससे क्वेश्चन आ सकता है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से कम क्यों है, या NH3 का NF3 से ज्यादा क्यों. ठीक है, डन. चलिए नेक्स्ट लाइन डालेंगे. बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. बैलेंस शेल जानते हैं ना, आखिरी का शेल. बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल में है. बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी है. रिपल्शन थियरी ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना, वेस्पर, VSEPR. बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. अब ना हम मॉलिक्यूल के शेप साइज में आएंगे, है ना, शेप कैसा होता है. कुछ एग्जांपल हमने देखे, जैसे कि अभी आपने पिरामिडल देखा, मैंने आपको अभी बीच में बेंट शेप बताया. BEF2 का देखा आपने, लीनियर ज्योमेट्री है. बीच में मैंने आपको बताया था कि मीथेन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है. तो ये सब शेप कहां से आया है? यूजिंग वेस्पर थ्योरी. ठीक है, वेस्पर थ्योरी की हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल का शेप क्या है. हमारा देखो चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. हमने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ ली, आयनिक पढ़ ली, है ना. फिर कोवेलेंट भी पढ़ा हमने, कोऑर्डिनेट बचा है अभी हमारा.
और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बची है, राइट। दो बॉन्ड और पढ़ना है अपन को, बट इसके जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का, दैट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये बोर नहीं बता पाए थे ना, बोर बस एटम में ही खेल रहे थे। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही वाज अनेबल टू प्रेडिक्ट। इनफैक्ट एटम का भी तो स्ट्रक्चर बोर ने तो गलत ही प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने तो प्लेनार बोला था, है ना। बट अल्टीमेटली द एटम वाज 3D स्ट्रक्चर, है ना, उसका ज्योमेट्री कैसा था, 3D ज्योमेट्री था। तो जब एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी 3D हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है, पर 3D भी हो सकती है। तो वो सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और देखो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का शेप किस पे डिपेंड करता है, कि आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम जो है, उसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उसके आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और उन पेयर में कितने बॉन्डेड पेयर हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। ये डिसाइड करता है ओवरऑल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। एग्जांपल अभी आपने देखा, BeH2 की ज्योमेट्री लीनियर थी, बट वाटर की ज्योमेट्री बेंट हो गई। समझ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है ना। जबकि दोनों में 3-3 एटम है। बेरिलियम के पास भी आजू बाजू में 2 एटम थे, BeH2 ले लो या BeF2 ले लो, दोनों आजू बाजू क्या थे, एक एक एटम है। और वाटर में भी O के आजू बाजू में 2 एटम है। तो कहने का मतलब दोनों का लीनियर ज्योमेट्री नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड पेयर है, 2, बेरिलियम के पास भी 2, पर लोन पेयर कितने हैं, 0। यहां कितने हैं, 2। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर पेयर तो 2 हैं, तो उसके कारण ज्योमेट्री में चेंज आ गया। आपने देखा दोनों में 3-3 एटम है, बट दैट डजंट मीन कि तीनों एक जैसे ही हमेशा ओरिएंट होंगे। ओरिएंट मतलब अपनी पोजीशन कैसे लेंगे, हमेशा वो सेम नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने बॉन्डेड और कितने लोन पेयर्स हैं। एम आई क्लियर। उन्हीं का रिपल्शन डिसाइड करता है ज्योमेट्री कैसी होगी, उन्हीं का रिपल्शन डिसाइड करता है कि ज्योमेट्री कैसी होगी। मतलब मान लीजिए कि आपका बेरिलियम और 2 फ्लोरीन इधर से आए, बेरिलियम उनके साथ ऐसी बॉन्ड बना ली, ये रहे 2 बॉन्ड पेयर्स बेरिलियम के, मैं बेरिलियम में समझ लो, और ऊपर 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करके यहां तक लाए, और रिपेल करेंगे तो क्या होगा, इधर से भी तो रिपल्शन आएगा। ये बॉन्ड पेयर से ऐसे रिपेल तो ना होंगे, अगर नीचे आएंगे तो ऐसे भी रिपल्शन होगा। अल्टीमेटली अ पोजीशन विल कम जहां पे इन दोनों रिपल्शंस क्या हो जाएंगे, आपस में बैलेंस। यही होगी उसकी ज्योमेट्री। BeF2 की ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर। लीनियर दिख रहा है ना, ये एक एफ है, ये एक एफ है, ये बीच में बी है, तो कैसा दिख रहा है शेप, लीनियर। पर वही जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ हुआ, ऑक्सीजन बीच में था, दोनों हाइड्रोजन आए, अगेन ऐसे आए, पर अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी थे। बॉन्ड पेयर तो आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये चाह रहे थे कि हम भी ऐसे हो जाएं, बट क्या हुआ, नीचे 2 लोन पेयर थे, इन दोनों लोन पेयर ने यहां से धक्का दिया इसको, इस बॉन्ड को, वो यहां के रुकी थी, इसके रिपल्शन से ये यहां तक आके रुक गई थी। पर जैसी और नीचे गई तो क्या हुआ, यहां 2 लोन पेयर ने इनको और रिपेल कर दिया ऐसे, तो ज्योमेट्री कैसे बन गई, पेंट। ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन, ज्योमेट्री कैसी है, पेंट। एंगल भी अलग हो गया, पहले एंगल क्या था, 180 डिग्री लीनियर में, अब एंगल कितना हो गया, कम हो गया 180 डिग्री से, है ना। ये 180 डिग्री है, ये एंगल क्या हो गया आपका, कम हो गया, करेक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोन पेयर्स। तो यही है थ्योरी का नाम। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शंस होते हैं, और रिपल्शंस होने के कारण द मॉलिक्यूल टेक्स अ पर्टिकुलर शेप, द मॉलिक्यूल टेक्स अ पर्टिकुलर शेप। समझ में आ रहा है क्या, एक सेकंड ना, ऑनलाइन जो है मैं कैमरा रीस्टार्ट कर रहा हूं, वेट करना। थ्योरी का नाम समझ में आ गया ना, कि क्यों इन्हें नाम दिया गया है। द थ्योरी इटसेल्फ टेल्स अस ऑल, है ना, कि उसका मीनिंग क्या है, कि वो थ्योरी किस पे डिपेंड कर रही है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में जो रिपल्शंस हो रहे हैं उसकी थ्योरी है ये। और उन रिपल्शन से ही डिसाइड होता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ दैट क्या मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, उसी से देखो। एटम का शेप तो हमको पता है स्फेरिकल है, पर जब ये एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने NH3 और NH3 का देखा ना, शेप क्या था, पिरामिडल। तो 3 शेप तो अभी आप पढ़ ही लिए, लीनियर, बेंट, पिरामिडल। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शेप अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो
हिंट डालिए ना, वेस्पर थियरी। हाँ, इसमें लिखना द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थियरी आर, द मेन पोस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट्स, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थियरी आर, the main postulates of Vesper theory are, first point लिखेंगे, the shape of a molecule, the shape of a molecule, the shape of a molecule depends upon the number of, depends upon the number of, the shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs, valence shell electron pairs around central atom, around central atom, around central एटम। मतलब हमको आजू बाजू वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देखने, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे BeF2 में हमें बस देखना है कि बेरिलियम के पास कितने बॉन्डेड और लोन पेयर हैं। वी डोंट हैव टू सी द लोन पेयर प्रेजेंट एट द साइड एटम्स, सिर्फ सेंट्रल एटम का देखना, समझ रहे ना। मतलब आप ये समझो, इस पॉइंट का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के आजू बाजू जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो रेस्पॉन्सिबल है बताने के लिए कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, समझ रहे ना। वरना आप इसके लोन पेयर को मत काउंट करना, हम सिर्फ सेंट्रल और सिर्फ सेंट्रल एटम ही देखते हैं, समझ रहे ना। क्योंकि सेंट्रल एटम ही है जो सबसे कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली इट विल ओनली डिसाइड द ज्योमेट्री। क्लियर है? ओके, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, pairs of electrons, pairs of electrons, pairs of electrons in the valence shell, pairs of electrons in the valence shell repel one another, repel one another, repel one another since their electron clouds are negatively charged। सभी तो इलेक्ट्रॉन है, आपस में रिपेल करेंगे ही। since their electron clouds are negatively charged। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट को ना आप लोग समझना, फिर मुझे समझाना क्या लिख रहा है थर्ड पॉइंट, ठीक है। हाँ, these pair of electrons, these pair of electron जो आपस में रिपेल कर रहे हैं, these pair of electrons, these pair of electrons tend to occupy, tend, T-end, tendency है उनकी, tend to occupy such positions, tend to occupy such positions in space, in space, space मतलब 3D बात कर रहे हैं, in space that minimize repulsion, that minimize repulsion, that minimize repulsion and thus maximize distance between them, that minimize repulsion and thus maximize distance between them। समझे क्या ये वाला पॉइंट? मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन करके इतना दूर चले जाते हैं एक दूसरे से ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए, हो ही ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, टू मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अब और आप दूर, मतलब वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पे आप दोनों बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फुल, अगला अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ना, a multiple bond, a multiple bond is treated as, a multiple bond is treated as if it is a single electron pair। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair।
ये अजम्पशन है इस थ्योरी का ना, कि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल मानते हैं जब हम कैलकुलेशन करेंगे शेप का। सुन रहे हैं क्या? मतलब अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना, आजू बाजू दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ये आपने बनाया है लुईस स्ट्रक्चर इसका? नहीं, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और इन दोनों के पास 6 6, यानी कि 12, टोटल 16, यानी कि 8 पेयर। तो 8 पेयर आपने ऐसे रखे थे, एक इधर, दो इधर, 3 4 5 6 7 8। हमको तो बस सेंट्रल एटम को देखना है, इसलिए मैंने आजू बाजू के नहीं बनाए थे पहले। हाँ, हो गया। हाँ, तो अब यहाँ पे जब मैं सेंट्रल एटम के आपको बॉन्ड पेयर्स पूछूंगा कि कितने हैं, तो आप 1 2 3 4 ना बोल के कितना बोलोगे? 2। ये इस थ्योरी का एजम्पशन है कि ये मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मानता है। मतलब डबल बॉन्ड भी ये 1 बॉन्ड गिनेगा, ट्रिपल बॉन्ड को भी ये 1 बॉन्ड गिनेगा। उसके हिसाब से कैलकुलेशन है इसके बाद जो हम करने वाले हैं। सुन रहे हैं क्या? तो ये असम्पशन याद रखना कि ऑल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर टू बी कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। यानी कि अब आप मैं पूछूं आपसे, कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? पेयर्स तो 2 पेयर्स है। कितने पेयर हैं? 2। वो भी कितने हैं? दोनों बॉन्डेड है, लोन एक भी नहीं है। लोन एक भी डॉट दिख रहा है क्या आपको कार्बन के आसपास? नहीं, तो नो लोन पेयर्स। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, 4 नहीं। ऐसे हम जानते हैं कि वो 4 बॉन्ड बनाता है, बट मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड इन वेस्पर थ्योरी। एम आई क्लियर? ये वेस्पर थ्योरी का अजम्पशन है, एज्यूम किया उसने। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का बना के देख लो, ट्रिपल बॉन्ड आएगी दोनों के बीच में। इससे कैसे सिंगल बॉन्ड से पॉसिबल है? डबल बॉन्ड से फिर वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उसके। हाँ, 2 3 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फिर दिखाना पड़ेगा आपको। कि अगर आपने देखो ऐसा किया कि एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के ऑक्सीजन के पास दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन की एक बॉन्ड कम हो गई ना, 4 8 8 इलेक्ट्रॉन्स तो आजू बाजू होने चाहिए ना कार्बन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्लियर है वाला पॉइंट? मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर टू बी सिंगल। और देखो रीजन भी है सिंगल करने का, वो दोनों बॉन्ड तो एक ही एटम के साथ कनेक्टेड है ना, तो वो एक ही ऐसे घूमने वाला है। हाँ है ना? अगर आपने इसको 4 पेयर बोल दिया, तो 4 पेयर का मतलब ये हो गया कि 4 बॉन्ड इधर उधर घूम रही है रिपेल होके आपस में। बट यहां तो सिर्फ इसको रिपेल करने के लिए ये है, इसको रिपेल करने के लिए ये भी लीनियर ज्योमेट्री है। समझे क्या? ये भी क्या है? ये रहा बीच में कार्बन, ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन। इसने इसको रिपेल किया, ये नीचे आया, फिर यहां से रिपल्शन मिल गया, ऊपर आ गया, और रिपेल करेंगे तो ऊपर आएगा, यहां से रिपल्शन मिलेगा तो नीचे आ जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज द फिक्स पोजीशन, लीनियर। समझ आए क्या? देखिए 4 अलग अलग एटम थोड़ी ना है कि 4 बॉन्ड इधर उधर रिपेल हो रही है आपस में। अल्टीमेटली रिपेल तो इन दोनों ही हो रहे हैं। इसलिए ये एज्यूम करना करेक्ट है कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखेंगे। हाँ, the repulsive interaction of electron pairs, the repulsive interaction of electron pairs, the repulsive interaction of electron pairs decrease in the order, decrease in the order, decrease in the order। अब ध्यान देना, यहां पे 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक है लोन पेयर्स, दूसरे हैं बॉन्ड पेयर्स। करेक्ट? बॉन्ड पेयर्स वो जो 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, और लोन पेयर्स वो जो सेंट्रल एटम के ऊपर बैठे हुए हैं आराम से, है ना? तो 3 टाइप के रिपल्शन होते हैं, ध्यान देना इधर। 3 टाइप के रिपल्शन होते हैं। एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को रिपेल करेगा। करेक्ट? जैसे ऑक्सीजन में हो रहा था, ऑक्सीजन में ओ के ऊपर, वाटर में ओ के ऊपर कितने लोन पेयर थे? 2 लोन पेयर थे। ये दोनों भी तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। ये पहला रिपल्शन समझ में आया? लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। दूसरा रिपल्शन क्या होगा? लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, ये इसको रिपेल करेगा ना क्या? अभी पहला रिपल्शन ये था। दूसरा रिपल्शन कौन सा होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर को रिपेल करेगा, कुछ भी होगा। ये सेकंड टाइप का। और थर्ड टाइप का बॉन्ड पेयर ये जब पास में आएगा तो ये
ये जब पास में आएगा तो ये भी तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे ना, तो तीसरा टाइप का रिपल्शन क्या हो गया, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सभी नेगेटिव है, बॉन्ड पेयर भी नेगेटिव है, लोन पेयर भी नेगेटिव है, तो दोनों सब आपस में एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। तो 3 टाइप के रिपल्शन होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। मुझे ये बताना कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा होगा, कौन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करने वाला है। लोन पेयर क्यों, क्योंकि उन दोनों को पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, ये इसको बहुत दूर दूर तक रिपेल कर सकता है, तभी नहीं करेगा कि वो बाहर ही चला जाए। बट ये तो बॉन्डेड है ना, ये एक हद तक रिपेल होगा, बट ये इनका बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे बॉन्डेड नहीं है ज्यादा। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, देन फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे छोटा रिपल्शन किसका होगा, बॉन्ड पेयर, क्योंकि वो तो लिमिटेड है ना, उनका लिमिटेशन है क्योंकि वो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, तो एक हद तक ही क्या हो सकते हैं, रिपेल हो सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो डिक्रीजेस इन द ऑर्डर लिख लो ना, इन द ऑर्डर के बाद हाइफन लगाना, लिखना लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, समझ जाओगे तो लिख लो, इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। 3 टाइप के रिपल्शंस होंगे, पर ऐसा देखो हर मॉलिक्यूल में नहीं होता ना तीनों टाइप का रिपल्शन। अगर किसी के पास लोन पेयर है ही नहीं तो सिर्फ यही होगा, क्या बोलते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही होगा ना। जब लोन पेयर है ही नहीं तो लोन पेयर का रिपल्शन भी नहीं होगा। अभी जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था, BeF2 में देखा था, देखा अपने दोनों एग्जाम्पल में कहीं पे भी लोन पेयर नहीं ना, BeF2 में है लोन पेयर, दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, सब बॉन्ड पेयर, दोनों है, दोनों बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। तो यहाँ पे एक ही टाइप का रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर रिपल्शन। एम आई क्लियर? तो इसके हिसाब से ना ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है। देखो अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो एक दूसरे को बराबर रिपेल करेंगे ना, तो दैट विल लीड टू अ सिमेट्रिक ज्योमेट्री। सिमेट्रिक समझते हैं आप लोग, मैथ्स में पढ़ते होगे ना सिमेट्री, जहां पर एक कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो उस शेप को 2 इक्वल पार्ट में, जैसे एक सर्कल का मैं बोलूं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, तो डायमीटर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर अ सर्कल। तो सिमेट्रिकल शेप तभी बनेगा, सुन रहे हैं क्या, सिमेट्रिकल शेप तभी बनेगा जब सारे रिपल्शन एक जैसे होंगे, और सारे रिपल्शन एक जैसे तभी होंगे जब उसमें कोई भी लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर आया मतलब 3 रिपल्शन आ गए, आया ना, नहीं तो 2 तो आएंगे ना एटलीस्ट। अगर एक ही लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा ना, क्या बोलते हैं, अमोनिया में लोन पेयर रिपल्शन होगा क्या, ध्यान दो, अमोनिया में लोन पेयर रिपल्शन होगा क्या, एक ही तो लोन पेयर है, किसके साथ रिपेल करेगा, हाँ, बट दो टाइप के रिपल्शन होंगे, लोन पेयर विल रिपेल बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल रिपेल बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, पर 2 टाइप के तो हो गए ना, दैट विल लीड टू अ अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। समझ रहे क्या, जैसे आपने आज तक मैथ्स में पिरामिडल शेप नहीं पढ़ा होगा, मैथ्स में आपने लीनियर पढ़ा है, ट्राइंगल पढ़ा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी होती है ना, हेक्सागन होता है। तो ये सारी कैसी ज्योमेट्री है, एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज है जिनके नाम है। अब आपने अभी आज तक बेंट स्ट्रक्चर पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था बेंट, अरे आज मैंने आपको बताया ना बेंट ज्योमेट्री होती है, पर मैथ्स में आपने कोई ऐसी ज्योमेट्री पढ़ी क्या, बेंट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, अरे पढ़े हो क्या। तो ये कैसे बनी, ये अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, जो हमने शेप देके नाम दे दिया, शेप देख करके, जैसे पिरामिडल शेप कहां से आया इनका नाम, क्योंकि ये पिरामिड जैसे दिख रहे थे, इसलिए क्या नाम दे दिया इनको, पिरामिडल। समझ रहे हैं क्या, तो जब भी लोन पेयर आपस में, मतलब लोन पेयर आ जाता है ना पिक्चर में, तो जब ज्योमेट्री गेट्स डिस्टॉर्टेड, ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, एंड इट लीड्स टू एन अनसिमेट्रिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एम आई क्लियर, वहां पे आपको अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और जब से बॉन्ड पेयर है तो वी गेट अ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। ठीक है, ओके, चलिए इसमें लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में। तो अपन देखो इसको पढ़ेंगे भी 2 हेडिंग में, एक पहले हम ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, और फिर ऐसी ज्योमेट्री पढ़ेंगे जहां पे लोन पेयर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हेडिंग डालिएगा, या पहले एक लाइन लिखो फिर हेडिंग लिखना। फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप
फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ, हेडिंग इसके बाद लिखूंगा हेडिंग, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स of molecule with the help of Vesper theory, for the prediction of geometrical shapes of molecules with the help of Vesper theory, VSEPR, Vesper theory, it is convenient to divide molecules, it is convenient to divide molecules, it is convenient to divide molecules into two categories, into Vesper theory, comma, it is convenient to divide molecules into two categories, into two categories. फर्स्ट कैटेगरी लिखना, इसको रोमन नंबर 1 डाल देना, 1 मॉलिक्यूल्स इन विच, ये हमारा हेडिंग पहला, molecules in which central atom has no lone pair, has no lone pair. पहला कैटेगरी हम ये पढ़ने वाले हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स और उसके शेप के बारे में बात करेंगे जिनके सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं, ठीक है, ठीक है, इसको अपन लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज थोड़ा सा समझ लो बस ज्योमेट्रीज के नाम और इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। देखो हम स्टार्ट करेंगे विथ टू बॉन्ड पेयर्स, कम से कम 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पेयर होगा तो फिर रिपल्शन किसके साथ करेगा, सिंगल बॉन्ड पेयर किसको रिपेल करेगा, तब तो वहां पे कोई भी रिपल्शन नहीं होगा ना, बॉन्ड पेयर भी नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगी तो, समझ रहे हैं क्या। इसलिए अपन शुरुआत कैसे करेंगे, मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर तो होने चाहिए, तभी तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो अगर दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो सेंट्रल एटम को, चलो मैं ए नाम से सेंट्रल एटम को डिनोट करता हूं और बी नाम से मेरे आजू बाजू वाले एटम्स, तो ये रहे 2 बॉन्ड पेयर, आपस में कितना रिपेल करेंगे, 180 डिग्री, और ज्योमेट्री क्या कैसी हो जाएगी, लीनियर। ज्योमेट्री का नाम क्या है, इसका मैं टेबल बनवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी आप लोग बस समझ लो, ठीक है। ये हो गया 2 बॉन्ड पेयर, इतना ही तो रिपेल कर पाएंगे ना, अब आगे नीचे जाएंगे तो और रिपल्शन मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो और रिपल्शन मिलेगा, तो एंगल इज 180 डिग्री, ज्योमेट्री इज लीनियर। अगर 3 बॉन्ड पेयर होते, तीनों बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन बराबर, सेम स्ट्रेंथ का रिपल्शन, इक्वल रिपल्शन, तो अगेन सेंट्रल एटम यहां, ये रहा एक बॉन्ड पेयर, ये रहा दूसरा बॉन्ड पेयर, ये रहा तीसरा, आपस में एंगल 120 120 120। ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल, क्योंकि वो ट्राइंगुलर बना रहे, और प्लेन में बन जाता ना ट्राइंगल, तो ट्राइगोनल प्लेनार इज द नेम ऑफ ज्योमेट्री। समझ में आया? अब बात करेंगे 4 बॉन्ड पेयर की। अगर एक एटम के अराउंड में चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो ये रहा आपका सेंट्रल एटम, चारों एक दूसरे को रिपेल करके इस तरीके से करेंगे कि दे विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंगल इज 109.5 डिग्री। चारों बॉन्ड एंगल के बीच में एक ये बॉन्ड एंगल है, दूसरा ये वाला बॉन्ड एंगल है, ऐसा समझ रहे ना। ये थोड़ा 3D ज्योमेट्री है, ये दोनों तो प्लेनर ज्योमेट्री थे, बट ये क्या है, आप इसको ऐसा समझो कि ये सेंट्रल एटम है ना, अगर ये सेंट्रल एटम है तो एक ऊपर बन रहा है ना, एक बोर्ड की तरफ है, एक आपकी तरफ है, तो एक बॉन्ड एंगल ऐसा बनने वाला है, एक बॉन्ड एंगल ऐसा पीछे बनने वाला है, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो दैट विल बी 109.5 डिग्री। ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल, समझ में आया क्या, ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब बात करते हैं 5 बॉन्ड पेयर की। पांचों बॉन्ड पेयर आपस में ऐसा रिपल्शन करेंगे कि 3 बॉन्ड पेयर उसी प्लेन में एक ट्रायंगल बना लेंगे, चौथा और पांचवा ऊपर नीचे चला जाएगा। तो अब क्या बन रहा है, नीचे एक प्लेन बना ट्रायंगल वाला, और ऊपर से एक पिरामिड और नीचे से एक पिरामिड, तो इसका नाम पड़ गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो नाम से समझ में आ जाएगा, बीच में ट्राइगोनल है और 2 पिरामिड है, इसलिए बाइपिरामिडल, एक ऊपर से नीचे गिर रहा है और एक नीचे से ऊपर आ रहा है, 2 पिरामिड, इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट है 6 बॉन्ड पेयर वाले,
देखो ये दोनों एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, याद आ रहा है एक्सटेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन, एक्सटेंडेड ऑक्टेट मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 10। सेंट्रल एटम के अराउंड 10 दिख रहे। एग्जाम्पल PCl5। ओए एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? PCl5, जहां पे फॉस्फोरस बीच में, आजू बाजू 5 क्लोरीन है। एम आई क्लियर? अब छठवें वाला देखना, ये भी एक्सटेंडेड ऑक्टेट है। सेंट्रल एटम के अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, SF6। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनने वाली है। ये रहा आपका सेंट्रल एटम, 4 बॉन्ड आपस में रिपेल होकर के एक स्क्वायर बना लिए नीचे, 5वां गया स्क्वायर के ऊपर और 6वां गया स्क्वायर के नीचे। तो देखो इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही बाई पिरामिडल है, बस एक पिरामिड का बेस ट्राइंगुलर है और दूसरे पिरामिड का बेस स्क्वायर है। तो इसका नाम पड़ गया स्क्वायर बाई पिरामिडल। जैसे ये था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ये हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। समझे क्या? तो ये 6 ज्योमेट्री, सॉरी कितनी, 5 ज्योमेट्री होती है। क्या क्या हो गई? लीनियर विथ 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर के साथ ट्राइगोनल प्लेनार ट्राइंगल बनेगा, 4 के साथ टेट्राहेड्रल बनेगा, 5 के साथ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा और 6 के साथ स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसका एक नाम और है, एक तो स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल दिया हमने, ठीक है, इसका एक नाम और है ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। 8 एटम नहीं, 8 उसके फेसेस होंगे इसलिए बोलते हैं, है ना। ऊपर 4 फेस और नीचे 4 फेस। इमेजिन करो ना कि एक पॉइंट ऊपर है, नीचे एक स्क्वायर है, तो एक फेस ये बना, देखा आपको एक फेस, दूसरा फेस ऐसा बना, तीसरा फेस ऐसा और चौथा फेस ऐसा। अब ऐसी 4 फेस नीचे से बनने वाले हैं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। नहीं दिखा 8 फेस? इमेजिन तो करो थोड़ा सा, सीडी शेप को तो इमेजिन करना पड़ेगा ना आपको कि बीच में स्क्वायर प्लेनार है, ऊपर से चारों कनेक्ट हो रहे हैं इससे। तो ऊपर जो मिडिल पॉइंट है ना, वो ऐसे भी जा रहा है, वो ऐसे भी जा रहा है, वो ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, ये वो 4। और जो नीचे है वो भी ऐसे जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे करके 8 फेस होगा, इसलिए नाम पड़ा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलो इसके बारे में इसका पूरा टेबल बनाना अपन को पांचों का। प्लस ये तो एक कैटेगरी हुई ना हमारी, ये क्या कैटेगरी थी? जहां पे कोई भी लोन पेयर, पर ऐसा होता है क्या हर बार? लोन पेयर्स तो आएंगे ना, तब ये ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में उसका आगे देखते हैं।